हेलो एवरीवन, जैसे कि हम सोल्व कर रहे थे एग्रीकल्चर मॉडल पेपर, जिसका पार्ट नंबर 4 यहीं रहने वाला है। अगर आपने इस सीरीज़ के किसी पार्ट को मिस किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन दे दी जाएगी सभी पार्ट्स की, तो वहाँ से आप सभी पार्ट्स को विजिट कर पाओगे। ठीक है, तो चलो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि प्रदर्शन विधि किस जनक है। तो आपको पता होगा कि जो प्रदर्शन विधि होती है इसके जनक माना जाता है सीमेन एनेब को। इसके साथ साथ याद रखना कि जो प्रदर्शन विधि है इसका इंग्लिश वर्ड होता है डेमोस्ट्रिकेशन। याद रखना कि डेमोस्ट्रिकेशन जो मेथड है इसके जनक माना जाता है सीमेन एनेब को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात हैं कि अम्लीय मृदा में होता है। अब याद रखना यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से समझना कि यहाँ पर पूछा गया है कि अम्लीय मृदा होती क्या है, अर्थात यहाँ पर 2 या 3 पॉइंट आपको दे रखे हैं। एक दे रखा है पीएच से संबंधित, तो आपको पता होगा कि जो यानी अम्लीय मृदा होती है उनका पीएच 7 से कम होता है। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हुआ। नेक्स्ट हम बात करते हैं सीईसी। तो सीईसी भी याद रखना अर्थात विद्युत चालकता। सीईसी क्या होती है? विद्युत चालकता होती है। अर्थात याद रखना कि विद्युत चालकता होती है, ये होती है सर्वाधिक लवणीय मृदाओं की। अर्थात याद रखना जो अम्लीय मृदा है उसकी सीईसी भी क्या होगी? कम होगी। तो अगर ये दोनों पॉइंट आपको क्लियर है तो ये क्वेश्चन आपका इजिली सोल्व हो जाएगा। अर्थात इसका राइट आंसर कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन। अर्थात अम्लीय मृदा कम पीएच होती है, कम सीईसी होती है, कम कैल्शियम होता है, लेकिन अधिक एल्यूमिनियम होता है। क्या होता है? अधिक एल्यूमिनियम होता है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं, निम्न में से कौन VAM अर्थात वैम कवक है। तो आपको ये पता होना चाहिए सबसे पहले वैम होता क्या है। अर्थात इसकी फुल फॉर्म होती है वेस्कुलर अर्बोस्कुलर माइकोराइजा। अर्थात याद रखना कि जो वैम है ये क्या है? एक माइकोराइजा है। तो माइकोराइजा करता क्या है? सबसे पहले याद रखना कि जो स्थिर पड़ा रहता है मृदा में जो फास्फोरस, उसको सोल्यूबल कंडीशन में चेंज करता है। ठीक है, अब क्वेश्चन को क्लियर करते हैं कि इनमें से कौन सा वैम कवक है। तो यार कहाँ जो कवक की स्पीसीज होती है वो कौन सी होती है? ग्लोमस स्पीसीज। यार कहाँ कि जो वेस्कुलर अर्बोस्कुलर माइकोराइजा होती है इसकी स्पीसीज की अगर बात करते हैं वो होती है ग्लोमस स्पीसीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, योजना आयोग के अध्यक्ष है। तो ये तो हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि जो योजना आयोग के अध्यक्ष है ये कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं कि आलू में स्तंभ केंद्र और काला पंडीदार अर्थात जिसे सल्का वृत्त के नाम से जाना जाता है, तो ये डिजीज है, इनका कोजल ऑर्गेनिज्म क्या होता है, अर्थात ये किसके द्वारा ट्रांसमिट होती है। तो यार यहाँ ट्रांसमिट के नहीं बल्कि ये किसके द्वारा कोज होती है। तो इसका कारण होता है यार यहाँ एक कवक, किसके द्वारा फैलती है ये डिजीज? कवक के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं कि मूली और गोभी के बीच पहला अंतर्जैनिक जो संकर बनाया गया था, अर्थात यार का जो हाइब्रिड बना था उसको किसके द्वारा डेवलप किया गया था। तो इसका डेवलप किया गया था यार का कार्पेंचको के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? कार्पेंचको के द्वारा। और कब किया गया था? 1927 में। ठीक है, पॉइंट क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं, टिटिकम एस्टिवम के भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की संख्या आपको बतानी है। याद रखना इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझना कि अगर बात की जाए वैसे नॉर्मली पाए जाते हैं याद रखना जो गेहूं में गुणसूत्रों की संख्या होती है वो होती है 42। अब याद रखना कि 42 का आप हाफ कर लीजिए। हाफ कितने होते हैं? 21। 21 दूनी 42 होते हैं। ठीक है, यानी 21 हो गए हाफ। इसके n बराबर कितना होता है? 21 होता है और 2n बराबर होते हैं 42। लेकिन यहाँ पर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है भ्रूणपोष की संख्या। ठीक है, अब याद रखना कभी भी अगर आपको किसी भी क्रॉप में भ्रूणपोष के बारे में अगर क्रोमोसोम पूछता है तो भ्रूणपोष का मतलब होता है 3n। क्या होता है यार का? 3n। तो अब इस क्वेश्चन से आपसे सोल्व हो ही चुका होगा कि अगर पूछा जाए भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की संख्या अर्थात मान लीजिए 42 है तो इसमें प्लस कर दिए 21। तो याद रखना कि 42 + 21 कितने होते हैं? 63। अर्थात याद रखना जो टिटिकम एस्टिवम के भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की संख्या होगी वो होती है 63। ठीक है, कभी भी अगर आपसे भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की संख्या पूछता है उसका मतलब होता है 3n बराबर कितने होते हैं। तो आपको पहले ये करना होगा कि जो 2n बराबर जितने क्रोमोसोम होते हैं उनको हाफ कर लीजिए, फिर उन हाफ को 2n में जोड़ दीजिए, जिससे कि आपको इजीली भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की संख्या कैलकुलेट हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ग्लिसरीडिया स्पीसीज का उपयोग किया जाता है। तो इसका प्रयोग किया जाता है यार का हरी पर्ण खाद के रूप में। याद रखना जो ग्लिसरीडिया स्पीसीज होती है इसका प्रयोग किया जाता है हरी पर्ण खाद के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं कि मोलिब्डेनम की कमी से होता है। तो ये तो एक कॉमन क्वेश्चन है और एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है कि अगर आपसे पूछा जाता है कि मोलिब्डेनम की कमी से कौन सा रोग होता है, तो ये होता है फूल गोभी का वीज पुच्छ अर्थात जिसे वीप टेल के नाम से जाना जाता है। तो जो फूल गोभी में वीप टेल रोग होता है ये होता है मोलिब्डेनम की तत्व की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं कि मैग्नीशियम एक अवयव है। तो इस क्वेश्चन को हमने कितनी बार क्लियर किया है, तो आपको ये तो पता होगा कि जो मैग्नीशियम एक मुख्य कंपोनेंट होता है ये होता है क्लोरोफिल अर्थात पर्णहरित का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं कि जैविक नियंत्रण में न्यूक्लियोपॉलीहाइड्रोसिस जिसे याद रखना NPV के नाम से जाना जाता है, न्यूक्लियोपॉलीहाइड्रोसिस वायरस। तो इसका प्रयोग
किसके नियंत्रण के लिए किया जाता है? तो यार जो एनपीवी है तो इसका प्रयोग मुख्यतः यार जो चना है अर्थात यार जो ग्राम का पोड बोरर होता है जो कि इसका मेन इंसेक्ट होता है, तो इसको कंट्रोल करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? न्यूक्लियोपॉलीहिड्रोसिस वायरस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कि धान आलू के लिए नाइट्रोजन उर्वरक के रूप में किसको प्राथमिकता दी जाती है? तो याद रखना, कभी भी अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि धान और आलू के लिए नाइट्रोजन किस रूप में दिया जाता है, तो ये दिया जाता है यार अमोनिया रूप में। यार कि अगर बात की जाए धान और आलू की तो इनमें हमेशा यार अमोनिया रूप में देंगे, लेकिन अगर इनको छोड़कर शेष जितनी भी जो क्रॉप्स होती है उनमें जो नाइट्रोजन का प्रयोग करते हैं वो करते हैं नाइट्रेट के रूप में। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हुआ। अगर आपसे पूछा जाता है धान और आलू के लिए तो इनमें किया जाता है नाइट्रोजन का प्रयोग अमोनिया के रूप में, इसके अलावा जितनी भी जो क्रॉप्स होती है उनमें किया जाता है नाइट्रेट के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आपको नए वीडियो को एक लाइक और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लीजिए सब्सक्राइब और पास के बेल आइकन को जरूर दबा देना, जिससे जब भी हमारे कोई नई वीडियो अपलोड की जाए तो वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम आते हैं कि शॉर्ट डे प्लांट अर्थात यार अल्प प्रदीप्तिकाली पौधे में पुष्पन होगा। तो जैसे कि नाम से स्पष्ट है शॉर्ट डे प्लांट अर्थात इन्हें यार ऐसे पौधे जिन्हें शॉर्ट डे अर्थात यार कि दिन तो छोटे लेकिन रात क्या होनी चाहिए? लंबी होनी चाहिए, तो उन्हीं को यार शॉर्ट डे प्लांट की श्रेणी में रखा गया है। तो यहाँ पर पूछा गया कि पुष्पन कब होगा अर्थात यार शॉर्ट डे प्लांट की अगर बात कर रहे हैं तो इनके लिए यार पुष्पन के लिए इन्हें रातें दीर्घकालीन होगी जब इनमें पुष्पन क्रिया होगी। ठीक है, नेक्स्ट इसमें बात करते हैं कि छिड़काव के लिए यूरिया की अधिकतम सांद्रता सीमा कितनी होती है? तो यार अगर बात की जाए मिनिमम तो मिनिमम रखी जाती है 2%। यहाँ पर पूछा गया आपको अधिकतम सांद्रता के बारे में, तो जो अधिकतम सांद्रता रखी जाती है ये रखी जाती है 2 से 6%। याद रखना कि अगर बात की जाए अधिक सांद्रता की तो ये रखी जाएगी 6%, और अगर आपसे कम पूछी जाए अर्थात जो मिनिमम होती है वो कितनी रखी जाती है? 2%। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हुआ। क्वेश्चन है, मृदा में नमी की मात्रा बढ़ने पर मृदा की उसमें चालकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अर्थात डायरेक्ट आपको ये याद रखना है कि मान लीजिए मृदा में नमी की मात्रा बढ़ रही है तो इससे जो उसमें चालकता होती है ये भी क्या होती है? इंक्रीज होती है अर्थात बढ़ जाती है। ठीक है, अर्थात मान लीजिए नमी की मात्रा बढ़ेगी तो उससे उसमें चालकता पर भी बढ़ोतरी होगी। नेक्स्ट इसमें बात करते हैं कि उच्च कार्बनिक पदार्थ से युक्त भारी मृदा की उसमें चालकता क्या होगी? अब यार ये दोनों आपस में एक दूसरे के विपरीत क्वेश्चन है कि अगर आपसे पूछा है नमी की मात्रा बढ़ेगी तो उससे यार मृदा की उसमें चालकता बढ़ेगी, लेकिन अगर आपसे पूछा है कि कार्बनिक पदार्थों की मात्रा बढ़ेगी तो उससे क्या होगी? उसमें चालकता घटेगी। याद रखना कि कार्बनिक पदार्थ बढ़ते हैं तो उसमें चालकता घटेगी, लेकिन नमी की मात्रा बढ़ती है तो उसके साथ साथ उसमें चालकता बढ़ती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्या रखना एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर आपसे पूछा जाता है कि सूखी मिर्च के रंग को बेहतर कायम रखने के लिए ताज़ी मिर्च को डिपसोल में कितनी दर पर डुबोते हैं? सबसे पहला क्वेश्चन बनता है इससे कि सूखी मिर्च के रंग को कायम रखने के लिए किस घोल में डुबाया जाता है? तो इसे डुबाया जाता है यार डिपसोल के घोल में। किसमें डुबाया जाता है यार? डिपसोल के घोल में सूखी मिर्च के रंग को ताज़ा रखने के लिए, बेहतर रखने के लिए डुबाया जाता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है कि आपको कितनी दर इसकी परसेंटेज कितनी दर इसका प्रयोग करोगे? तो इसकी दर अप्लाई की जाती है 25 लीटर प्रति क्विंटल मिर्च। यार कि प्रति क्विंटल मिर्च को ताज़ा रखने के लिए 25 लीटर डिपसोल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हुआ। नेक्स्ट से बात करते हैं कि VLW की बहुउद्देशीय परियोजना है तो कौन सी होती है? इटावा अग्रगामी योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रचुर खनिज की उपस्थिति से काली मृदा का रंग काला होता है, अर्थात ऐसा कौन सा खनिज है जिसकी उपस्थिति से काली मृदा का रंग काला होता है? तो कौन सा होता है यार? मैंगनीज तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आते हैं कि पूरक वृक्ष शब्दावली पौधरोपण व्यवस्था से जुड़ा है, अर्थात ऐसा कौन सा पौधरोपण सिस्टम है जिसमें पूरक पौधा अप्लाई किया जाता है? तो आपको पता होगा कि जो पंचभुजाकार विधि होती है जिसे यार क्विंकन्स मेथड के नाम से जाना जाता है या फिर पंचभुजाकार मेथड के नाम से जाना जाता है, तो उसी में यार पंचभुजाकार अर्थात मान लीजिए कि 4 वृक्ष तो क्या होंगे? आमने सामने होंगे, लेकिन जो बीच में जो पौधा लगाया जाता है उसी को याद रखना पूरक वृक्ष के नाम से जाना जाता है, अर्थात इसका राइट आंसर है पंचभुजाकार विधि। ठीक है, नेक्स्ट से हम बात करते हैं रस चूसक कीटों हेतु कौन सा विष समूह उपयुक्त है? तो कौन सा होता है यार? वो थर्ड ऑप्शन दहिक और सर्वांगी विष। यार कि जो रस चूसते हैं कीट तो उनको नष्ट करने के लिए मुख्यतः दहिक और सर्वांगी विष का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं जो कि यार एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम अर्थात जो कम्युनिटी प्रोग्राम था तो इसकी प्रारंभ कब किया गया था? तो इसकी शुरुआत की गई थी यार 2 अक्टूबर 1952 में। यार जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम था तो इसकी शुरुआत की गई थी 2 अक्टूबर 1952 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बीज जैविकता परीक्षण में प्रयुक्त रंजक का पूर्ण रासायनिक नाम क्या होता है? तो अब यार कि यहाँ पर पूछा गया आपसे सीड विएबिलिटी जो टेस्ट किया जाता है तो उसके लिए किस रंजक का प्रयोग किया जाता है? तो वो होता है यार 235 ट्राइफिनाइल टेट्राजोलियम क्लोराइड। यार 235 ट्राइफिनाइल टेट्राजोलियम
क्लोराइड का CDBW टेस्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं कि जीवाणु को मारने वाला विषाणु क्या कहलाता है। या याद रखें, ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऐसा विषाणु जो कि जीवाणु को मारता है, जीवाणु को भक्षण करता है, उसे क्या बोला जाता है, तो उसे बोला जाता है यार खां जीवाणु भोजी। अर्थात यार खां जो कि आप सेकंड ऑप्शन है कि जीवाणु भोजी बोला जाता है उन वायरस को जो कि जीवाणु को मारते हैं, उनका भक्षण करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाल मृदा में लाल रंग का कारण है, तो ये होता है यार हाँ आयरन ऑक्साइड की अधिकता से। यार हाँ कि अगर आपसे पूछा जाता है कि लाल रंग होता है लाल मृदाओं का, ये होता है आयरन ऑक्साइड की अधिकता से। अगर बात करते हैं ऑप्शंस के अकॉर्डिंग, तो यहाँ का फर्स्ट ऑप्शन अर्थात लोहे का व्यापक प्रसरण के कारण ही लाल मृदाओं का लाल रंग होता है। ठीक है, नेक्स्ट से हम आते हैं अंगीकरण। अब मान लीजिए यहाँ पर इसको ऐसे समझिए कि अगर मान लीजिए कोई सा भी एक नया प्रोजेक्ट है, ठीक है, मान लीजिए कोई सा भी एक नया प्रोजेक्ट है, तो इसको ग्रहण करने वाले मुख्यतः यार कहाँ 5 लोग होते हैं। तो उन 5 की यहाँ पर एक संख्या डिवाइड की गई है। आपको यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि अंगीकरण के 5 वर्ग होते हैं, जिनमें से 3 है, एक होता है शीघ्र अंगीकरण, एक होता है शीघ्र बहुसंख्यक, एक होता है विलंब बहुसंख्यक। अब शेष 2 कौन से बचे हैं, तो यार कहाँ एक होता है जो शीघ्र उसको ग्रहण कर लेता है। अर्थात मान लीजिए कोई सा भी प्रोजेक्ट है, कोई सा भी जो प्रैक्टिकल है उसे तुरंत एक्सेप्ट करता है, उसे बोला जाता है नवाचारक। क्या बोला जाता है, नवाचारक बोला जाता है। और जो सबसे लेट करता है, सबसे बाद में करता है उस प्रोजेक्ट को, उसे बोला जाता है यार कहाँ सुस्त अंगीकारक। क्या होता है वो, सुस्त अंगीकारक होता है। अर्थात मान लीजिए 5 वर्ग थे, कौन कौन से थे, एक होता है शीघ्र अंगीकारक, एक होता है शीघ्र बहुसंख्यक, एक होता है विलंब बहुसंख्यक, वो एक होता है नवाचारक, एक होता है सुस्त अंगीकारक। ठीक है, पॉइंट क्लियर हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बात करते हैं, स्फीति का कारण है। तो आपको पता होगा कि जो मुद्रा स्फीति है, तो इसका मुख्य कारण यही होता है कि जो मुद्रा आपूर्ति होती है, इसमें अगर वृद्धि की जाती है या फिर उत्पादन में गिरावट होती है, तो इन दोनों को समांतर रखने के लिए, अर्थात मान लीजिए कि मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि और उत्पादन में गिरावट को, इनको दोनों को समांतर रखने के लिए मुद्रा स्फीति की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बात करते हैं कि 10वीं पंचवर्षीय योजना में भारतीय अर्थव्यवस्था में वार्षिक दर कितनी तय की गई थी, कितना लक्ष्य था, तो ये रखा गया था यार का 10%। कितना रखा गया था, 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर आपसे पूछा जाए कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, तो इनका जो कॉमर्शियलाइजेशन था ये किया गया था 19 जुलाई 1969 को। यार कहाँ कब किया गया था, इनका राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई 1969 को किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट से हम बात करेंगे नियमित बाजार सुनिश्चित करते हैं। तो नियमित बाजार जो होते हैं, याद रखें, ये किसी प्रोडक्ट के उचित मूल्य का निर्धारण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं कि गन्ने में नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों के अधिक उपयोग से प्रकोप बढ़ जाता है। तो किसका प्रकोप बढ़ता है, ये तो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार कहाँ कि अगर आपसे पूछा जाता है कि गन्ने में नाइट्रोजन युक्त का अगर आप उर्वरकों का सबसे ज़्यादा प्रयोग कर रहे हो, तो उससे यार कहाँ कि जो एक मेन इंसेक्ट होता है गन्ने का, पायरिला, तो इसका प्रकोप बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरसों के बीज की मात्रा प्रति हेक्टेयर क्या रखी जाती है। तो आपको पता होगा कि जो सरसों होती है, मस्टर्ड होती है, इसकी सीड रेट कितनी होती है, 4 से 6 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं रोडेंट में आते हैं। तो सबसे पहले यार रखा कि अगर आपसे पूछा जाता है रोडेंटिसाइड, तो यार रखा उसका प्रयोग मुख्यतः यार रखा चूहों को मारने के लिए किया जाता है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि रोडेंट में कौन कौन से को रखा जाता है, अर्थात कौन कौन से जीव को रखा जाता है, तो यार रखा रोडेंट में आते हैं चूहे, गिलहरी और छछूंदर। यार रखा कि चूहे, गिलहरी और छछूंदर, इन तीनों को रोडेंट में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं कि करनाल बंठ प्रकोपित क्षेत्र में दुर्गंध का कारण है। तो सबसे पहले यार कि जो करनाल बंठ से प्रकोपित जो खेत होते हैं, उनमें कौन सी दुर्गंध आती है, मछली जैसी। यार कि सड़ी मछली जैसी उसमें गंध आती है। ये किसके कारण आती है, इसका रीजन क्या होता है, तो इसका मुख्य रीजन होता है यार ट्राइमिथाइल एमीन, अर्थात सेकंड ऑप्शन की जो यार जो दुर्गंध आती है करनाल बंठ में, वो आती है ट्राइमिथाइल एमीन के कारण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं मृदा में जस्ते की विषाक्तता कम करने के लिए किसको मिलाया ऐसा है। अर्थात मान लीजिए कि जो जिंक की टॉक्सिसिटी होती है उसको कम करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो उसके लिए यार सुपर फास्फेट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं कि विशिष्टीकरण और विसरंगीकरण। याद रखा कि दो यहाँ पर आपको प्रकार दे रखे हैं कि विशिष्टीकरण और विसरंगीकरण किसके प्रकार है। ठीक है, तो ये होते हैं यार ट्रेनिंग के, अर्थात यार कि प्लांट को ट्रेन करने के लिए विसृंगीकरण और विसरंगीकरण, इन दोनों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं कि प्रसार शिक्षा विधियों के उपयोग के आधार पर कौन सी समूह है संपर्क विधि नहीं है। याद रखना कि यहाँ पर आपसे पूछा गया है कौन सी संपर्क विधि नहीं है। जितने भी ऑप्शन है उनमें से राइट आंसर कौन सा है, फ्लैश कार्ड, अर्थात यार समूह चर्चा के लिए फ्लैश कार्ड का प्रयोग नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं एकीकृत ग्राम विकास परियोजना, अर्थात जो कार्यक्रम है इसकी मूल यूनिट कौन सी है। अर्थात जो मेन यूनिट होती है वो होती है यार एक परिवार। क्या होती है, एकीकृत ग्रामीण विकास जो कार्यक्रम है, तो इसकी जो मेन यूनिट होती है वो होती है एक परिवार। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं कि सकल प्राप्य दर,
अर्थात यार कहा कि अगर आपको मान लीजिए सकल प्राप्य दर ज्ञात करनी है तो इसके लिए आपको कौन से फॉर्मूले की आवश्यकता होती है। तो इसके लिए यार कहा आपको ये पता होना चाहिए कि कुल आय कितनी है, कुल संपत्ति कितनी है, और इन दोनों का यार कहा मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से। अर्थात यार कहा कुल आय भाग कुल संपत्ति मल्टीप्लाई 100 करने से आप सकल प्राप्य दर ज्ञात कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है कि कृषि मूल्य आयोग की स्थापना कब की गई थी। तो इसकी स्थापना की गई थी यार कहा 1965 में। कब की गई थी? 1965 में की गई थी। ठीक है, तो आज के लिए बस है। कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करके जरूर बताइए, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आपको नई वीडियो को एक लाइक, दोस्तों के साथ करना, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लीजिए सब्सक्राइब। मिलता है कोई नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक से। आज तक लीजिए जय हिंद, जय भारत, बाय, टेक केयर।